हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको आरबीआई के बारे में बताया था, तो मैंने उसमें बताया कि एक आरबीआई जो एक्ट 1934 के अंतर्गत ये आरबीआई की स्थापना हुई। तो 1934 एक्ट है, उसके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं कि जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसमें क्या क्या सेक्शन है और किस सेक्शन में क्या क्या बातें कही गई है, क्योंकि उसमें सारी जो पावर है वो आरबीआई को दी गई है। तो किस सेक्शन में आरबीआई को किस काम के लिए पावर दी गई है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट जो 1934 था, जिसे अपने अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं, जिसके द्वारा इंडिया के जो सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई। इसमें जो टोटल सेक्शन आते हैं स्टूडेंट, वो आते हैं सेक्शन, टोटल सेक्शन है वो है स्टूडेंट 61। ये अपने को याद रखना है कि आरबीआई 1934 में जो टोटल सेक्शन है वो क्या है, 61 है। तो आरबीआई जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उसकी स्थापना इस अम्ब्रेला एक्ट के द्वारा ही की गई। और आरबीआई क्या है, ये बैंकों का बैंक है, ठीक है, बैंकर्स बैंक, यानी बैंकों का बैंक कौन सा है, वो है आरबीआई, ठीक है, जो उनको फंड की सुविधा उपलब्ध कराता है इमरजेंसी में जब भी उनको जरूरत होती है। तो अब इसमें अपने 61 नहीं पढ़ने सारे, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनके बारे में अपने डिफाइन या डीपली स्टडी करेंगे कि किस सेक्शन में क्या क्या बातें कही गई है, ठीक है। तो टोटल सेक्शन आगे 61। अब बात अपना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है और उस सेक्शन में आरबीआई को कौन सी पावर दी गई है, उसके बारे में अपने ब्रीफली एंड डीपली दोनों ही तरीके से उसको अंडरस्टूड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है सेक्शन 3। सबसे पहले स्टूडेंट बात आती है सेक्शन 3। इसमें आरबीआई की स्थापना के बारे में बताया गया है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना यानी आरबीआई को जो एस्टेब्लिश किया गया उसके बारे में सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है कि आरबीआई की स्थापना किस प्रकार हुई, किस तरीके से इसने काम करना शुरू किया। तो याद रखना कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 3 में क्या है, इसमें है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में बताया गया है। इसके बाद में आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में देखिए क्या है, सेक्शन 4 में जो मेनली जो बातें हैं वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो आरबीआई की स्थापना, तो उस टाइम जो आरबीआई की इनिशियल कैपिटल रखी गई वो थी 5 करोड़। तो इसमें सेक्शन 4 में आरबीआई की इनिशियल कैपिटल यानी जो बैंक की जो पूंजी थी उसके बारे में बताया गया है। तो आरबीआई की जो चुकता पूंजी थी यानी इनिशियल जो कैपिटल थी वो कितनी बताई गई है, 5 करोड़। इनिशियल कैपिटल या पूंजी ये कितनी है, ये है 5 करोड़। तो सेक्शन 3 में है स्थापना, सेक्शन 4 में है कि स्थापना हुई उस टाइम आरबीआई की जो इनिशियल कैपिटल है वो कितनी थी। इसके बाद आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में देखिए, सेक्शन 6 में है कि आरबीआई के जो ऑफिसेज है, आरबीआई की जो ब्रांचेस है और आरबीआई की जो एजेंसीज है, इनकी स्थापना के बारे में, इनके एस्टेब्लिश के बारे में बताया गया है कि आरबीआई की कौन कौन से ऑफिस, कहां पे ब्रांच है, क्या क्या एजेंसियां होगी जिनकी स्थापना की गई है। तो उसको बताया गया सेक्शन 6 में आरबीआई के शाखा, कार्यालय और एजेंसियों की स्थापना के बारे में। इसके बाद आता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में देखिए, सेक्शन 8 में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के बारे में बताया गया है, ठीक है। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, क्योंकि
आरबीआई है वो एक केंद्रीय बोर्ड के रूप में, अपने इंडिया के केंद्रीय बोर्ड के रूप में काम करता है। तो उसके बारे में अपने सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की, आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है वो किस तरीके से होगा और क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां होंगी, किस हिसाब से इनको काम करना है। इसके बाद आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 में क्या है स्टूडेंट, इसमें है आरबीआई क्या काम करता है, यानी आरबीआई का बिजनेस क्या है, आरबीआई का कारोबार कि वो क्या बिजनेस करता है। बिजनेस के बारे में, यानी आरबीआई का, आरबीआई जो काम करता है उसके बारे में डिफाइन किया गया सेक्शन 17 में। नेक्स्ट आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 में जो बैंकों को इमरजेंसी मनी की जो सुविधा उपलब्ध कराता है उसके बारे में डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 18 में क्या है, बैंक को आपातकालीन ऋण देने के बारे में। मैंने क्या बताया, बैंकों का बैंक कौन सा है, वो है आरबीआई, और इमरजेंसी में जो लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंकों को वो कौन करवाता है, वो करवाता है आरबीआई। तो इसको किस में डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 18 में। ठीक है, तो याद रखना बैंकों को इमरजेंसी लोन प्रोवाइड करना, यह है सेक्शन 18 में। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20, सेक्शन 20 में स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट वर्क होते हैं या जो सरकार के कार्य होते हैं, ठीक है, उसमें आरबीआई की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो है सेक्शन 20 में। ठीक है, तो याद रखना सरकारी कार्यों में आरबीआई का दायित्व, या इंग्लिश में बात करें तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि सरकारी जो कार्य होंगे उसमें आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, रिजर्व बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, वो सेक्शन 20 में डिफाइन किया गया है आरबीआई एक्ट 1934 में। होता है सेक्शन 21। अब होता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बैंक है वो कौन सा है, वो है आरबीआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे काम कौन करता है, आरबीआई ही करता है। तो जो सरकारी, या अपने बोल सकते हैं कि भारत में जो सरकारी लेन देन है उसके जो अधिकार के लिए कौन सा है, वो है आरबीआई बैंक। तो भारत में जो सरकारी लेन देन है ठीक है, तो जो सरकारी लेन देन, भारत में सरकारी लेन देन के लिए बैंक कौन सा है, वो है आरबीआई। तो भारत में जो सरकारी लेन देन के लिए जो बैंक है वो कौन सा है, आरबीआई। यानी गवर्नमेंट के जितने भी परचेजिंग एंड सेलिंग करनी है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने हैं फॉरेन कंट्रीज में, वो कौन करता है, वो करता है स्टूडेंट आरबीआई करता है। तो इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 21 में, इसको अपने याद रखना है। अब सेक्शन 21 में इसका जो ए पार्ट है इसमें कुछ बातें कही गई है। सेक्शन 21 में इसमें ए पार्ट है, ठीक है, या आपने इसको क्या भी बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जो ए पार्ट है इसमें क्या है कि कुछ एग्रीमेंट पर जो आरबीआई है वो जो इंडिया की स्टेट है या स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकारें हैं, उनको भी लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उसको भी डिफाइन किया गया सेक्शन 21 ए में, यानी समझौतों पर भारत के राज्यों को लोन देना। ठीक है, तो ये बात किसमें है, 21 का जो पार्ट ए है उसमें है कि ऑन सम एग्रीमेंट जो लोन की फैसिलिटी है वो इंडिया के जो स्टेट है उनको भी प्रोवाइड कराता है, कौन, आरबीआई। तो ये बात किसमें है, सेक्शन 21 में। अब आ जाती है सेक्शन 22। तो जो आपको पता है कि जो नोट जारी करने का या जो नोट इश्यू करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, वो है आरबीआई के पास। तो वो किसमें आता है, वो सेक्शन 22 के अंतर्गत आरबीआई को पावर दी गई कि जो नोट जारी करने का काम करोगे वो आप करोगे, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। तो जितने भी अधिकार है नोट जारी करने का वो किसके पास है, वो आरबीआई के पास। वो किसके अंतर्गत है, सेक्शन 22 में। तो नोट इश्यू करना, ठीक है,
ठीक है। तो नोट इश्यू करना या करेंसी इश्यू करना, ये करेंसी इश्यू करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? नोट जारी करने का अधिकार है, ये है आरबी के पास है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं अपने। तो अगर पूछ ले कि आरबी किस सेक्शन के द्वारा नोट जारी करता है, तो ये आरबीआई 1934 का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 22। नेक्स्ट अपने चलते हैं सेक्शन 24। इसमें है नोट का विमुद्रीकरण करना। ठीक है, यानी जो नोटबंदी बोल सकते हो या फिर डीमोनेटाइजेशन बोल सकते हो, तो वो जो नोटों के डीमोनेटाइजेशन करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? वो है सेक्शन 24 के अंतर्गत आरबीआई के पास है। तो ये अपने को याद रखें, नोटों का विमुद्रीकरण उसका अधिकार भी आरबीआई पास सेक्शन 24 के अंतर्गत है। तो आज तक जितनी भी नोटबंदी हुई वो 10,000 से ऊपर नहीं हुई है। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। तो ये आज तक जितनी भी 10,000 से ऊपर नहीं हुई है। ठीक है, ये याद रखना, ऊपर नहीं। तो 3 बार जो अपनी नोटबंदी हुई है 1946, 1978 एंड 2016 में जो मोदी जी ने की थी। तो नोटों के विमुद्रीकरण का अधिकार भी किसके पास है? ये भी आरबीआई के पास है अंडर सेक्शन 24। नेक्स्ट है सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या है? इसमें बताया गया कि फॉर्म ऑफ बैंक नोट, कि जो करेंसी होगी या जो आरबीआई बैंक जो करेंसी इश्यू करेगा उसका ढांचा क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ बैंक नोट यानी जो ढांचा होगा वो किस हिसाब से रहेगा, सिंबल क्या रहेगा, क्या साइज रहेगा, तो इसके बारे में भी जो पावर है वो आरबीआई के पास है। तो ये किसके अंडर में है? ये है सेक्शन 25 अंडर आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना कि सेक्शन 25 में क्या है कि फॉर्म ऑफ बैंक नोट की बैंक नोट का जो ढांचा है वो किस हिसाब से होना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। इसके बाद आती है सेक्शन 26। सेक्शन 26 इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या है कि जो नोटों की या जो करेंसी है, नोटों की जो लीगली टेंडर है या कानूनी जो निविदा है, या इसको हम बोल सकते हैं लीगली टेंडर, इसको डिफाइन किया गया है। नोटों की जो कानूनी टेंडर है उसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 26 फर्स्ट, कि इसका जो लीगली जो टेंडर है वो किस हिसाब से होना चाहिए, या जो अपने नोट छाप रहे हैं उसका जो लीगली जो टेंडर है, जो कानूनी निविदा है वो किस हिसाब से अपनी होनी चाहिए। तो जो सेक्शन 26 है इसमें फर्स्ट और सेकंड दो है, उसको भी अब आप देख लेना। सेक्शन जो 26 है वो है जो नोटों का जो लीगली टेंडर है। ठीक है, नोटों का जो लीगली टेंडर है उसको वापस लेने की बात की है। ठीक है, वापस लेना। तब देखो दोनों यार है ना, 26 में क्या है, नोटों के लीगली टेंडर को परिभाषित करता है कि जो टेंडर है वो अपने को किस हिसाब से देना है। ठीक है, क्या कुछ सिस्टम होगा। और अब 26 में जो इसका पार्ट 2 है, इसमें क्या है कि ये जो टेंडर है ये वापस किस कंडीशन में लिया जा सकता है, इसके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है उसके बारे में बात की गई है। तो 26 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लीगली टेंडर की बात करता है। ये 26(1) और 26(2) में है क्या है, ये उस टेंडर को वापस लेने की बात करता है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 27, अगले पेज में चलते हैं। सेक्शन 27,
सेक्शन 27 देखिए क्या है, ये आरबी को एक पावर देता है, जैसे कोई भी नोट है, जैसे सॉलिड नोट है, यानी जो ऐसा नोट जो कटा फटा पुराना गंदा हो गया है, ठीक है, या फटा हुआ है 2 से अधिक टुकड़ों में, तो उसको फिर से जारी करना, यानी करेंसी को री इश्यू करने का जो अधिकार है वो सेक्शन 27 के अंडर में आरबीआई के पास है, कि ऐसे नोट जो कटे फटे गंदे पुराने हो गए हैं, ठीक है, या फिर वो 2 से अधिक भागों में हो गए हैं, तो उनको फिर से जारी करने का जो, फिर से इश्यू करने का जो अधिकार है, राइट है, वो किसके पास है, वो सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग आरबीआई के पास है। इसके बाद में आता है सेक्शन 28। सेक्शन 20 में क्या है, इसमें है रिकवरी ऑफ नोट्स, कि नोट की रिकवरी करना। इसमें है रिकवरी ऑफ नोट्स, कैसे नोट, ऐसे नोट जो इम्परफेक्ट है, यानी 2 से ज्यादा भागों में हो गए हैं, या फिर कौन से हैं, स्टोलन नोट्स है, ठीक है। तो अपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आरबीआई ने ये गाइडलाइन जारी किया है कि अगर कोई नोट फटा हुआ है 2 से अधिक भागों में है तो उसको वापस नहीं लेंगे, 2 भागों में अगर उसका 70% हिस्सा है तो हम उनको इतनी वैल्यू देंगे, अगर उसका 50% हिस्सा है तो हम उनको हाफ वैल्यू देंगे। तो ऐसी बातें अपने पढ़ते हैं। तो यानी रिकवरी ऑफ नोट्स, यानी जो ऐसे नोट जो इम्परफेक्ट हो गए हैं, कट फट गए हैं, ठीक है, वॉश हो गए हैं, तो उसको रिकवरी कैसे करें, यानी ऐसे नोटों की कितनी वैल्यू देंगे। तो इसके बारे में जो गाइडलाइन आती है वो आती है अंडर सेक्शन 28। तो ये आपको याद रखना है कि रिकवरी ऑफ नोट्स है वो 28 के अंडर में आती है। इसमें एक आपको याद रखना है कि एक सेक्शन 28 में ए पार्ट याद रखना है, सेक्शन 28A। इसमें क्या बात कही गई है सेक्शन 28A में, कि कुछ स्पेशल बैंक नोट जारी करना, स्पेशल नोट जारी करना। यानी आपने देखा होगा कभी किसी का बर्थ सेलिब्रेशन है, गुरु नानक देव जी का है, गांधी जयंती है, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की है, तो उस पर क्या होता है, आरबीआई को स्पेशल बैंक नोट जारी करती है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, 20 का, 50 का, 100 का, 2000 का, यानी एक अलग से कुछ स्पेशल डे पर कुछ स्पेशल नोट इश्यू करती है। तो उसकी पावर आरबीआई पास सेक्शन 28A में है, ये आपको याद रखना है। तो सेक्शन 28A कुछ स्पेशल नोट जारी करने की पावर आरबीआई को देता है। इसके बाद में आता है सेक्शन 31। सेक्शन 31 में देखिए क्या है, सेक्शन 31 में ये बात कही गई है, जिसको अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अपने प्रोमेजरी नोट पढ़ के आए हैं, ठीक है। प्रोमेजरी नोट है वो इश्यू करने जो पावर दी गई है वो या तो है आरबीआई के पास या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, यानी जो केंद्र सरकार है इसके पास। तो इसमें क्या गया कि जो भारत में जो प्रोमेजरी नोट इश्यू होंगे उसकी जो अपने गारंटी देंगे वो या तो आरबीआई देगा या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी पर वो इश्यू होगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी प्राइवेट एंटिटी आके उसको इश्यू कर रही है। तो हमेशा क्या है कि प्रोमेजरी नोट आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी पर इश्यू होंगे। प्रोमेजरी नोट बोल दो या फिर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसका भी अपने बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको इश्यू करने की जो गारंटी देता है या जो इश्यू कर सकता है वो कौन सा कर सकता है, आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही ये इश्यू होंगे। हालांकि चेक है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का ही पार्ट है, बट चेक को इसमें बाहर रखा गया। चेक कोई भी इश्यू कर सकता है, आपको पता ही है, बहुत एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। जिसके पास एक बैंक अकाउंट है, चेकबुक है, वो चेक इश्यू कर सकता है। बट जो प्रोमेजरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज आते हैं इसको इश्यू करना या फिर कोई भी बैंक या कोई प्राइवेट प्लेयर इसको इश्यू करता है उसकी गारंटी देना, वो काम कौन करेगा, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंगे। इन दोनों के बिना ये इशू नहीं हो सकते। इसके बाद में आता है सेक्शन 42। सेक्शन 42 वो चलते हैं अपने नेक्स्ट। तो सेक्शन 42 में देखिए क्या है, सेक्शन 42 में है कि आरबीआई अपने साथ जितने भी अनुसूचित बैंक है, यानी जो शेड्यूल बैंक है,
वो कैश रिजर्व रेशो या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, ये बना के रखेंगे। ठीक है, आप पता है कि कुछ पैसा बैंक को अपने पास CRR SLR के रूप में आरबीआई के पास या अपने पास रखना अनिवार्य है। तो इसमें क्या है कि आरबीआई और आरबीआई के साथ जो अनुसूचित बैंक है वो मुद्रा भंडार यानी जो करेंसी है उसका भंडार अपने पास बना के रखेंगे। वो किस सेक्शन में है? वो है सेक्शन 42 में। इसके बाद में एक सेक्शन हो रहा है, वो आता है 45। एक सेक्शन हो रहा है सेक्शन 45U। तो सेक्शन 45 में क्या है कि सेक्शन 45 में आरबीआई ने जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF और बैंक रेट इसको निर्धारित करता है कि अपने को क्या रखनी है। तो उसकी जो पावर है वो सेक्शन 45U के अंडर में आरबीआई को दी गई है। तो अगर आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, बैंक रेट इस बारे में अगर आपसे पता चले कि किस सेक्शन में है तो ये आरबीआई 1934 के सेक्शन 45U में इसको कंसीडर किया गया। अब चलते हैं एक लास्ट सेक्शन और पढ़ लेते हैं, वो है सेक्शन 58। सेक्शन 58 की बात कर लेते हैं। इसका एक पार्ट है जी। आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा कि इस बैंक पर आरबीआई ने इतने लाख का जुर्माना लगाया, इस वजह से इतना जुर्माना लगाया। तो यानी आरबीआई के पास यह भी पावर है कि कोई भी बैंक उसके रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, ठीक है, तो उस पर जुर्माना भी लगा सकता है। तो बैंकों पर जुर्माना लगाने का जो अधिकार है, जो राइट है बैंक के पास, वो आरबीआई 1934 के सेक्शन 58G में डिफाइन किया गया है। तो बैंक पर जुर्माना लगाने का अधिकार है वो सेक्शन 58 में इसको डिफाइन किया गया है। तो ये आरबीआई 1934 के जो मेनली जो 64 सेक्शन थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, उसको अपने कंसीडर कर लिए हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।